डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज हम 14 नवंबर के आर्टिकल को करेंगे। ये हमारा एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, तो 14 नवंबर है तो आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। और अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं या पुराने वाले हैं, थोड़ा गुस्सा है मुझसे कि क्लास बहुत इनकंसिस्टेंट रही है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आने वाले टाइम में चीजें और अच्छे से रहने वाली हैं। आई गिव यू माई वर्ड। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट वर्ड इज, अच्छा, जो ये वोकैबुलरी आपको दिखाई दे रही है और जो एडिटोरियल हम करेंगे, इन दोनों को फोटो क्लिक करके मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक बीपीआई स्पोकन है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल होगा। सो द फर्स्ट वर्ड इज हीट, HEED। हीट का जैसे वर्ब के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, नाउन के रूप में भी। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है कि आप उसको सेंटेंस में यूज कैसे करने वाले हो। अगर आपको उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत करेंगे और आपकी सेंटेंस नहीं सही से बन पाएगा। ठीक है, सो वर्ब के रूप में मतलब ध्यान देना, तो जैसे हम क्या बोलेंगे, टू पे अटेंशन टू समथिंग और समवन। ठीक है, हीड मीन्स टू पे अटेंशन। ओके, टू पे अटेंशन, किसी भी चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर ध्यान देना। टेक नोटिस ऑफ समथिंग, मतलब उस चीज को आप अपने नोटिस में लेके आ रहे हैं, ध्यान में लेके आ रहे हैं, आप उस चीज को लेके माइंडफुल हैं। ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं उस चीज को लेके। जैसे यू मस्ट हीड हिज एडवाइस। अब अगर इस हीड को मैं रिमूव कर दूं, यू मस्ट पे अटेंशन, यू मस्ट पे अटेंशन टू हिज एडवाइस से, तो एकदम सही है। ठीक है, तो यानी पे अटेंशन टू, ये पूरा आप एक साथ लगाएंगे या सिर्फ आप हीड लगाएंगे, हीड के फिर आप टू मत लगाइएगा। सो यू मस्ट हीड हिज एडवाइस मीन्स यू मस्ट पे अटेंशन टू हिज एडवाइस। तो यहाँ पे ये जो मस्ट है, ये आप जानते हैं ये मॉडल वर्ब है, ये हमेशा हेल्पिंग नहीं आपका हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। और ये हीड जो है ये हमारा यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? अगर हम इसको नाउन के रूप में देखें तो ये आपका, जैसे हमने बोला, टू पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना, और अगर हम इसको नाउन दे रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है ध्यान। ठीक है, दैट मीन्स अटेंशन, है ना, नोटिस, केयर, या फिर आपका अटेंटिवनेस, वही हमने इसका नाउन बना दिया। जैसे यू मस्ट पे हीड टू, यू मस्ट पे हीड टू हिज एडवाइस। यहाँ पे मैंने इस हीड को नाउन के रूप में यूज किया है क्योंकि ये जो मस्ट है ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो मॉडल वर्ब है। ये जो पे है ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, यू मस्ट पे वॉट, ये जो है ये आपके वॉट का आंसर दे रहा है, और जो चीज वॉट का आंसर देती है वो हमारी नाउन या प्रोनाउन होती है। तो ये यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। यू मस्ट पे हीड टू हिज एडवाइस। इज इट क्लियर? डन है ना यहाँ तक? अब जब यहाँ पे हीड नाउन का काम कर रहा है तो हमने टू लगाया, बट जब यहाँ पे हीड वर्ब का काम कर रहा था तो हमने टू नहीं लगाया। इज इट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ। अब अच्छा, एक और चीज मेरे को जस्ट अभी रिकॉल हुई। जैसे हीड हमने यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया और हमने यहाँ पे हमने फिर इसको रिप्लेस किया, तो कैसे? यू मस्ट पे अटेंशन टू हिज एडवाइस। इस हीड को हम पे अटेंशन टू से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर ये हीड यहाँ पे नाउन है तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? अटेंशन से, है ना, पे अटेंशन से नहीं, सिर्फ अटेंशन से। सो यू मस्ट पे अटेंशन टू हिज एडवाइस बन रहा है ना। तो इसीलिए आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो हीड है ये आपका वर्ब और नाउन दोनों की तरह काम करता है। वर्ब की तरह मीन्स ध्यान देना, टू पे अटेंशन टू समथिंग और समवन, और नाउन की तरह ओनली अटेंशन। तो जैसे जैसे आप ना इंग्लिश जब आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप बहुत जल्दबाजी में मत पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? चिलिंग। ठीक है, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे चिलिंग का मतलब आई एम चिलिंग, चिलिंग का मतलब वहां पे रिलैक्स के फॉर्म में हो गया ना। बट जैसे अभी जो हम आज एडिटोरियल करेंगे उसमें आप देखेंगे तो चिलिंग का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे?
कोई चीज जो डरावनी है, कोई चीज जो भयानक है, जो फ्राइटनिंग है, मीन्स हमारे अंदर डर पैदा कर रही है, हॉरिफाइंग है, डरावनी है, जैसे दैट वॉज अ चिलिंग घोस्ट स्टोरी। तो जैसे अगर आपके बचपन में है ना, आपके जो बड़े पापा मीन्स आपके जो ताऊजी हैं, जो दादाजी हैं, दादी हैं, नानी हैं, ये हमें स्टोरी सुनाते थे, तो मान लो कोई स्टोरी आपकी बहुत भयानक भूत वाली भी हो सकती है जिससे आपको 4-5 दिन तक डर लगे, कोई मूवी भी वैसी हो सकती है। सो दैट वॉज अ चिलिंग घोस्ट मूवी, दैट मीन्स वो बहुत डरावनी हॉरिफाइंग मूवी थी। ठीक है, नेक्स्ट आप जब आर्टिकल रीड करेंगे तो आपको एक शब्द दिखाई देगा, ये आपको ये एक आपका फ्रेज जैसा हो गया, स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब आप समझेंगे अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे अफेयर्स का स्टेट, तो फिर तो आप भाई उस पैसेज को, उस लाइन को नहीं समझ पाओगे। तो स्टेट ऑफ अफेयर्स का एक कंबाइंड मीनिंग होता है, और प्लीज याद रखना ये अफेयर्स ही होता है, अफेयर नहीं होता है। आ स्टेट ऑफ अफेयर्स भी हो सकता है, आ स्टेट, मैंने क्या बोला, आ स्टेट, है ना। तो इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मैम आप तो यहाँ पे अफेयर्स बोल रहे हो और यहाँ पे आप आर्टिकल ए लगा रहे हो, अरे बाबा ये इस स्टेट के लिए आया है, ठीक है। अफेयर्स हमेशा अफेयर्स ही रहेगा, उसको अफेयर नहीं बनाना है। सो स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब सिचुएशन, सर्कमस्टांस, तो हालत हो गई, उसकी परिस्थिति हो गई। सो दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स मस्ट बी स्टॉप्ड नाउ, मतलब ये जो सिचुएशन है ये अब जरूर है कि अब इसको रोक देना चाहिए, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। सो स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या हो जाता है, सिचुएशन, वहां की हालत। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट में आपको आपका जो इसको बोलने का तरीका है और जो स्पेलिंग है वो उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो इसकी स्पेलिंग को आप ध्यान रखिए और इसके प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान रखिए। इंडाइटमेंट में सी जो है ये आपका कंप्लीटली साइलेंट है। इंडाइटमेंट इसका मतलब होता है जब ना कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा आपके ऊपर में आरोप लगाया गया है, आपके ऊपर में चार्ज लगाया गया है, मीन्स फॉर्मल एक्यूजेशन मीन्स आरोप, ठीक है। फॉर्मल एक्यूजेशन दैट समवन हैज कमिटेड अ क्राइम। तो फॉर्मल का मतलब वही हो गया आपका जो आपके ज्यूरी के द्वारा या पुलिस के द्वारा आपके ऊपर में आरोप लगाया गया है कि आपने क्राइम किया है। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो चार्ज हो गया, एलिगेशन हो गया, एक्यूजेशन हो गया। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एंक्रोचमेंट। एमिएंट लगा है, ये आपका नाउन है, और एंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण, ठीक है। जो आपके अधिकार नहीं है, जो राइट्स नहीं है, बट उस चीज को भी अपने अंडर कंट्रोल में लेना, ठीक है, उसको आपका एंक्रोचमेंट कहते हैं, ठीक है। सो अतिक्रमण से आपको जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, दैट मीन्स किसी आपके अधिकार में नहीं है, आपके राइट्स नहीं है, बट उस चीज को अपने अंडर कंट्रोल में लेना इलीगल तरीके से या जोर जबरदस्ती से, वो एंक्रोचमेंट में आता है। द एक्ट ऑफ ग्रेजुअली टेकिंग अवे समवन एल्सेज राइट, मतलब किसी और के अधिकारों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या और आप टेकिंग कंट्रोल ऑफ समवन्स टाइम, वर्क एक्सेट्रा। जैसे अगर मैं एक बात बोलूं, अगर आप लोग गांव वगैरह से रिलेट करते हैं तो अगर आप देखते हैं कि जैसे ये एक ना सपोज करो कि ये एक एरिया है, ठीक है, और इस एरिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये खेत है, खेत आप लोग जानते होंगे, तो ये खेत है ना, और इस खेत पे हमने मान लो ऐसे करके ये डिवाइड है, और ये भी कच्चा ही है, तो ये मान लो ए का है और ये बी का है। तो बी जो है ना वो थोड़ा गंदा है, तो वो क्या करेगा कि वो जैसे यहां तक उसकी जमीन है, बट वो क्या कर रहा है ना, धीरे धीरे इसका अधिकार सिर्फ इस जमीन तक है, बट वो ऐसे ऐसे करके ना इसमें अंदर घुस रहा है, और जो यहां तक जो उसकी जमीन है उसके आगे जाके वो एक ही जमीन के अंदर में अपने आप को ले रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एंक्रोच कर रहा है, मीन्स उसके अधिकार नहीं है, तो वो किसी और के अधिकारों को ले रहा है। या फिर आपका मतलब सपोज करो एक ऑफिस है,
ऑफिस में वर्किंग एम्प्लॉय का जो टाइम है मान लो वो शाम के 7 बजे तक का है, बट वो लोग क्या करते हैं, वो आपको रोक के रखते हैं 7:30 तक, 8 बजे तक। तो वो आपके टाइम के ऊपर में कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके टाइम को एंक्रोच कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं, आप देखेंगे अरे यहाँ तो पहले गांव हुआ करता था, ये शहर कैसे बन गया। तो जो आपका शहर है वो अब रूरल एरियाज को, उसके एरिया को क्या कर रहा है, एंक्रोच कर रहा है, उसके अंदर घुस रहा है, उसमें अतिक्रमण कर रहा है। जैसे अर्बन एरिया जो होते हैं वो रूरल एरिया के अंदर हर साल उसको एंक्रोचमेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो प्यूनिटिव एक्शंस हो गए, मेजर्स हो गए। तो प्यूनिटिव का मतलब होता है आपने कोई एक्शन है वो पनिशमेंट के रूप में है, ठीक है। सो प्यूनिटिव एक्शंस का मतलब या तो वो आप कोई काम जो किया गया है वो पनिशमेंट के रूप में है, जैसे कि सरकार ने बहुत सारे प्यूनिटिव एक्शंस लिए हैं कि मीन्स आपके ऊपर में पनिशमेंट लगाया है उन्होंने, या कोई ऐसी चीज है जो बहुत टफ है, बहुत हार्श है। जैसे प्यूनिटिव मीन्स आपके दंडनात्मक, मतलब हमारा क्या है वो चीज, कोई काम है वो जो आपको पनिशमेंट के रूप में किया जा रहा है, आपको पनिशमेंट दी जा रही है, ठीक है। जैसे सीवियर प्यूनिटिव एक्शंस हैज बीन टेकन, सेवरल सीवियर प्यूनिटिव एक्शंस हैव आएगा यहाँ पे, हैव बीन टेकन बाय द स्कूल आफ्टर द इंसिडेंट। मान लो कोई घटना हुई होगी और उस घटना के बाद में जो स्कूल ने अब क्या कर दिया है, बहुत सारे दंडनात्मक एक्शंस लिए हैं। कि अगर सपोज करो बॉयज ने कोई रूल तोड़ दिया, तो बोला है कि अगर आपने अगली बार ऐसा किया तो आपके ऊपर में इतना सारा फाइन लग जाएगा, आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो ये एक्शंस कैसे हैं, प्यूनिटिव एक्शंस हैं। प्यूनिटिव एक्शंस आपके खिलाफ लिए जाएंगे अगर आप दोबारा से इस चीज में पाए गए, मीन्स आपके खिलाफ आपको पनिशमेंट दी जाएगी। या फिर कोई ऐसी पनिशमेंट है जो बहुत टफ है, या कोई ऐसा कानून है वो बहुत हार्श है, बहुत सीवियर है, जिसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है, मीन्स वेरी हार्श एंड दैट पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू डू और पे, ठीक है। सो प्यूनिटिव आपके टैक्सेशंस हो गए, मतलब ऐसे टैक्स के आपके नॉर्म्स बना दिए कि उसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। सो प्यूनिटिव का मतलब क्या हो जाता है, अगर कोई एक्शन प्यूनिटिव है दैट मीन्स वो पनिशमेंट के इंटेंशन से बनाया गया है या लिया गया है, या वो चीज अगर प्यूनिटिव है तो वो बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है उसको कर पाना या उसको फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनइक्विवोकल। एक आप लोग देखेंगे वो होता है इक्विवोकल। इक्वी का मतलब आपका इक्वल हो गया, और वोकल का मतलब हमारी वॉइस हो गई, है ना। सो अगर आपकी वॉइस इक्विवोकल है, अगर आपका स्टेटमेंट इक्विवोकल है, दैट मीन्स आप अनक्लियर है, मतलब आपकी वॉइस इक्वल है। आपने अगर अगेन सपोज आप ए है और बी है और आप यहाँ पे सी है, इन दोनों की आपस में झगड़ा चल रहा है, तो आपसे अगर ये पूछे तब भी आप इसके सपोर्ट में बोलें, ये पूछे तो आप इसके सपोर्ट में बोलें, तो समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली आप किसके सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो इक्वली दोनों तरफ सुनाई दे रहा है। सो इक्विवोकल का मतलब क्या हो जाता है, अनक्लियर। इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर। लेकिन अगर वो अन का मतलब हो गया विदाउट, है ना, तभी तो अनक्लियर का मतलब हो गया विदाउट क्लियर। तो अनइक्विवोकल का मतलब है क्लियर, अनइक्विवोकल का मतलब है क्लियर है, वो बात स्पष्ट है, क्लियर है, इस तरीके से एक्सप्रेस की गई है जो एकदम साफ है और सर्टेन है, डेफिनेट है। मतलब अगर ये जो सी पार्ट ही है, जो आप सी हैं, या तो आप कह रहे हैं कि भाई देख तू ए एकदम सही है, बी एकदम गलत है, तो इसका मतलब आपकी वॉइस क्लियर है, आप अनइक्विवोकल हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक की तरफ हैं, आप सर्टेन हैं, तो ही तो आप क्लियर हुए ना, तो आप अनइक्विवोकल है। इसको नेगेटिव सेंस में नहीं रखना है कि अन का मतलब विदाउट हुआ तो ये कोई नेगेटिव वर्ड है, नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड है। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें, अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब भी अनक्लियर हो गया, प्लेन है वो बात, एकदम स्ट्रेट है, डायरेक्ट है। इनडिस्प्यूटेबल है, मीन्स उसके ऊपर में कोई बहस नहीं हो सकती है, क्योंकि आप सर्टेन तरीके से बोल रहे हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब भी क्लियर है,
ठीक है, आउटराइट है, एकदम साफ साफ है, डायरेक्ट है। जैसे मैं सिनोनिम्स लिखती हूँ, आप लोगों ने ही मुझे बोला था कि मैम एग्जाम्पल्स भी लिखिए, तो वो भी मैंने शुरू कर दिया है। सिनोनिम्स को आपको हर रोज तुरंत लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे कि आप देखेंगे, अगर जैसे मैंने लिखा है आप देख रहे हैं, और अगर ये जो इमेज मैं आपको जो भेजूंगी इसकी जो फोटोज क्लिक करके, अगर आप उसको 2-3 बार भी आप देख रहे हैं और सीरियस तरीके से, तो आपके अंदर में ना वो चीजें अनकॉन्शियसली ही, बट वो चीजें आपके ब्रेन में जाने लगेगी और धीरे धीरे आपको लर्न होने लगेगी। ठीक है, तो एकदम से लर्न नहीं करना है, बट ये चीजें आपके लिए जरूरी है। जैसे कि उसका जो आंसर था वो अनइक्विवोकल था, इसका मतलब उसका आंसर एकदम क्लियर था, एकदम सर्टेन था, उस पर कोई भी बहस करने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये नाउन है, TION पे खत्म हो रहा है, ये नाउन का सफिक्स होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई चीज जो खो गई है या कोई चीज जो चोरी हो गई है उसको वापस करना, उसको रिटर्न करना। ठीक है, या फिर अगर आपके द्वारा कोई डैमेज हो गया है तो उसकी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, मींस भरपाई करना। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी डैमेज या जो भी खराब हुआ है आपके द्वारा उसको वापस लौटाना या फिर उसकी भरपाई करना। यहां तक ठीक है, रेस्टिट्यूशन। और जैसे इसीलिए मैंने एक सिनोनिम इसका डाल दिया आपका कंपेंसेशन। सो कंपेंसेशन से आप समझ गए उसकी भरपाई करना या फिर उसको लौटाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबर्ट, ABUT, एक ही साथ में है, अबर्ट नहीं है, ये अबर्ट है, ये थोड़ा बीच में स्पेस हो गया, नहीं होना चाहिए था। अबर्ट का मतलब होता है जैसे कोई बिल्डिंग है ना, वो आपस में जो सटी हुई है, एकदम उनकी बाउंड्री कॉमन है, तो जो सटा हुआ है या आपस में लगा हुआ है। तो जैसे आपकी बिल्डिंग है, एरिया है, जो एक दूसरे के ही अगल बगल में है, नेक्स्ट टू का मतलब है अगल बगल में है या उनकी कॉमन बाउंड्री लाइन है। सो देयर एंड आर प्रॉपर्टी अबर्ट मीन्स उनकी और हमारी प्रॉपर्टी जो है वो एकदम एक दूसरे से चिपकी हुई है, एक दूसरे की बॉर्डर लाइन को शेयर कर रही है। इससे हमारा मोर ऑफन देन नॉट। अब इसको सिंपली याद रखो, इसको जो हम बोल रहे हैं इसका सिंपली मतलब है यूजुअली। अगर आप इसको कभी भी किसी की स्पीच में, न्यूज़पेपर में, मूवी में, कहीं भी अगर आप सुनते हैं मोर ऑफन देन नॉट, दैट मीन्स वो यूजुअली ही कह रहे हैं। सिंपल है, समझ में आया। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, एलोक्वेंट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो एकदम स्पष्ट तरीके से, क्लियर। ठीक है, सो एलोक्वेंट स्पीकर का मतलब क्या हुआ, जो बोल रहा है, वो जो स्पीकर जो भी बोल रहा है वो एकदम क्लियर तरीके से बोल रहा है, बहुत परसुएसिव है, बहुत कन्विंसिंग है, मीन्स एकदम क्लियर तरीके से, अपने स्पष्ट तरीके से वो अपने शब्दों को रख रहे हैं, बहुत फ्लुएंट है। सो एलोक्वेंट मीन्स गिविंग अ क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज। सिनोनिम्स आपके फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, इफेक्टिव, वेल स्पोकन। इज इट क्लियर। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो अपनी स्पीच में कैसी थी, बहुत एलोक्वेंट थी, क्लियर थी एकदम और कन्विंसिंग थी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, परकोलेट। परकोलेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और परकोलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का धीरे धीरे फैलना। तो अगर हम इसे लिक्विड वगैरह के सेंस में भी यूज करते हैं, जो लिक्विड है वो भी आपका परकोलेट होगा, मीन्स वो फ्लो करेगा। और कोई न्यूज है, कोई बात है, वो भी परकोलेट हो सकती है, मीन्स वो स्प्रेड हो सकती है। सो टू स्प्रेड, द न्यूज हैज बिगन टू परकोलेट थ्रू द स्टाफ। तो मान लो कोई ऑफिस है, उसके स्टाफ के थ्रू में जो भी न्यूज है उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो धीरे धीरे सबके पास में जा रही है। सो वो परकोलेट हो रही है, मीन्स स्प्रेड हो रही है। अब ना एक सिंपल तरीका है आर्टिकल को समझने का, जो आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी पहले से आती है। जैसे सपोज करो परकोलेट है, अगर आपको सेंटेंस में वो परकोलेट शब्द दिखाई दिया, सो परकोलेट को आप रिप्लेस कर दो स्प्रेड से। अब उसको आप मीनिंग निकालो तो आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर। वो कैब समझ में आ रही है। अगर वैसे तो आज सेकंड डे है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, तो मैं क्या ही बोलूं, सॉरी बोलने के अलावा, आई एम सो सॉरी, बट फिर भी प्लीज मुझे बताना कि ये आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। और चैनल को शेयर करते रहना। टुडेज एडिटोरियल इज रिगार्डिंग बुलडोजर इनजस्टिस, सो लेट्स रीड इट आउट। Supreme Court has done well to speak against bulldozer justice.
सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर हुआ तो हैज लगाया, और आप जानते हैं जब भी हम लोग हैज, हैव, हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डन वेल, सुप्रीम कोर्ट ने कैसा किया है, अच्छा किया है। आप एक काम करिए, एक पहला होमवर्क है कि आप मुझे वेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, ठीक है। टू स्पीक अगेंस्ट बुलडोजर जस्टिस, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम अच्छा किया है, जो आपके बुलडोजर आपका जस्टिस है उसके खिलाफ बोलकर अच्छा काम किया है। ले डाउन गाइडलाइंस, क्या निर्धारित की हैं, गाइडलाइंस। लोकल काउंसलर एंड थाना मस्ट हीड इट्स मैसेज, जो लोकल काउंसलर हैं, जो थाना है, वो क्या करें, मस्ट। हीड का मतलब क्या था, यहाँ पे मस्ट क्या है, आपका वर्ब है, मॉडल वर्ब है। तो हीड क्या है, यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, और जब वो मेन वर्ब है तो हीड का मतलब क्या था, पे अटेंशन टू, ठीक है। सो हीड एंड द लोकल काउंसलर एंड थाना मस्ट हीड इट्स मैसेज, तो जो लोकल काउंसलर हैं उनको जो आपके सुप्रीम कोर्ट का मैसेज है उसको ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर अटेंशन पे करनी चाहिए। क्लियर? नाउ लेट्स रीड इट आउट। द चिलिंग साइट ऑफ अ बुलडोजर demolishing a building when authorities have failed to follow the basic principles of natural justice remains one of lawless state of affairs। अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छी लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो रिमाइंड्स है, ये जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो आपको पता है इसका सब्जेक्ट जो है वो चिलिंग साइट है। चिलिंग मतलब हॉरिफाइंग और साइट का मतलब नजारा, ठीक है। बट वो छोड़ो, यहाँ पे साइट कैसा है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये, और जो रिमाइंड्स है ये सिंगुलर वर्ब है। बट अगर आप यहाँ पे पूरा मीनिंग निकाल के देखेंगे तो जब आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब को आप पढ़ें तो बीच वाला फिर आप छोड़ दो, तो क्या निकलेगा, द चिलिंग साइट रिमाइंड्स वन ऑफ अ लॉलेस स्टेट ऑफ अफेयर्स। कौन सा चिलिंग साइट, वो आगे देखते हैं। सो चिलिंग साइट, वो जो हॉरिफाइंग नजारा है वो हमें किस चीज की याद दिलाता है, लॉलेस सिचुएशन की याद दिलाता है। अब कौन सा है वो हॉरिफाइंग नजारा, जिसमें आपके बुलडोजर के द्वारा बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा रहा है, ठीक है। जहां पर अथॉरिटीज जो हैं, ये अथॉरिटीज है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या है, हैव। इस सब्जेक्ट की वर्ब हो गई हैव के बाद V3। When authorities have failed to follow the basic principles of natural justice, जब आपकी जो अथॉरिटीज हैं वो जो बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के उसको फॉलो करने में जो फेल हो जाती हैं, तो जो आपका हॉरिफाइंग नजारा है बुलडोजर के द्वारा बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने का, वो हमें किस चीज की याद दिलाता है, लॉलेस सिचुएशन की याद दिलाता है। अगर आपने इतनी सी लाइन को अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन के थ्रू देखेंगे तो आपको कभी भी ये लाइन समझ में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अच्छे से रीडिंग नहीं करेंगे और आपको लगता है कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के नजदीक होता है तो भी आपको मीनिंग नहीं निकल के आएगा। इस आर्टिकल को मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगी, वहां पे आप इसको दोबारा से सेल्फ रीड करना और एक एक चीज को जो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ उसको फोकस करना रीडिंग के टाइम पे। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज मेरे से पूछ लेना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट्स indictment of governments using the excuse of illegal encroachment to take punitive action against those merely accused of crime is unequivocal। अब अगेन अगर हम इस लाइन पूरे सेंटेंस को देखें तो ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक्यूजेशन है, जो आरोप है, वो आरोप कैसा है, क्लियर है। वो आरोप कैसा है, क्लियर है। इस इंडिक्टमेंट जो ये सब्जेक्ट है इसकी वर्ब इज है, ठीक है। किसके ऊपर आरोप है, गवर्नमेंट के ऊपर। वो गवर्नमेंट वो क्या यूज कर रही है,
उसको एक्सक्यूज की तरह यूज कर रही है। किस चीज को एक्सक्यूज की तरह यूज कर रही है? कि लोगों ने गलत तरीके से जमीन को कब्जाया हुआ है, इसीलिए हम बुलडोजर चला रहे हैं, इसीलिए हम उनके खिलाफ सीरियस एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, टू टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट दोज मेयरली अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। मेयरली मीन्स ओनली, जो लोग सिर्फ अभी क्राइम के लिए अक्यूज्ड हैं, अक्यूज्ड मतलब आरोपी हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आप उनके ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हो, आप उनके ऊपर में आप उनको पनिशमेंट दे रहे हो, और आप बहाना क्या बोल रहे हो? कि उन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जो आरोप है गवर्नमेंट के ऊपर, कि सिर्फ और सिर्फ अभी आपने उनके ऊपर आरोप है, उस इंसान को अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, आपने उसके ऊपर में बुलडोजर कैसे चलाया, डिमोलिश कैसे किया उस प्रॉपर्टी को, ये जो उनकी बात है एकदम क्लियर है, ठीक है। इन एसेंस अगर हम इसको फंडामेंटली बेसिकली देखें तो कोर्ट ने कंफर्म किया है कि दैट जस्टिस कैन नॉट बी फाउंड एट द एंड ऑफ बुलडोजर, कि बुलडोजर के तहत ही सिर्फ और सिर्फ जस्टिस नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। दैट पनिशमेंट विदाउट ड्यू प्रोसेस वायलेट्स फंडामेंटल राइट। और कोर्ट ने क्या चीज कंफर्म कर दी है? कि पनिशमेंट अगर आप दे रहे हो, जो एक प्रोसेस होना चाहिए उसको बिना फॉलो किए, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या करता है? ये वायलेट करता है, उसको ये उसका उल्लंघन करता है। जो बेंच है, बेंच में कौन कौन थे? जस्टिस आपके KV विश्वनाथन एंड BR गवई। अब यहाँ पे देखो हैज दिया हुआ है, आपको लगेगा मैम यहाँ पे तो KV विश्वनाथन एंड BR गवई दिया है, ये दो लोग हैं, तो ये हैज कैसे आ गया? हैज नहीं आना चाहिए, हैव आना चाहिए। बट प्लीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो ये बेंच है ये आपका सब्जेक्ट हुआ, बेंच सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आया, ठीक है। कंप्राइजिंग जो है ये आपका प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है। सो द बेंच हैज राइटली पॉइंटेड आउट, और पॉइंट आउट करना किसी बात को हाईलाइट करना, तो बेंच ने राइट पूरे सही तरीके से इस बात को हाईलाइट किया है कि हाउ द डिमोलिशन ऑफ द होम्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ दोज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स कैन नॉट बी रिकॉन्साइल्ड विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपकी बेंच है, जिस बेंच के अंदर में ये लोग इंक्लूडेड थे, ये जजेस इंक्लूडेड थे, उन्होंने एकदम सही तरीके से इस बात को हाईलाइट किया है। क्या? कि आप जो डिमोलिशन है घर का, प्रॉपर्टीज का, जो लोग अभी सिर्फ आरोपी हैं किसी क्राइम के लिए, अभी वो आरोपी हैं, वो कैसे आपके जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। मीन्स डिमोलिशन जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज का डिमोलिशन, अभी वो जो पर्सन है वो अक्यूज्ड है, आरोपी है, अभी वो कन्विक्टेड नहीं है, और इसी बेसिस पे उसका डिमोलिशन हो गया, तो ये चीज जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ कंसाइल नहीं करता। मीन्स उसके साथ ये सहमत नहीं होता है, अग्री नहीं करता है। जिसमें हमारे लॉज हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की पावर्स हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज यहाँ पे क्या है? द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये आपका कोड, ये अगर आप सर्च करेंगे तो प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस का मतलब क्या है? कि अगर कोई भी आरोपी है लेकिन जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। हम प्रिज्यूम करके चलेंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे कि अभी वो इनोसेंट ही है। तो आप डिमोलिशन कैसे कर सकते हैं बिना सिद्ध हुए? और दूसरी, कलेक्टिव पनिशमेंट को आप इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट का मतलब जब आप बहुत सारे एक ग्रुप को या एक कम्युनिटी को एक साथ में ही पनिशमेंट दी जा रही है, जिसमें से कुछ लोगों ने गलती की है बट पनिशमेंट सभी लोगों को मिल रही है। ये सब चीजें जो हैं वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ में अग्री नहीं करती हैं। इज इट क्लियर? यूजिंग इट्स पावर, इट्स किसके लिए आया है? सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है।
जो आपके आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कोर्ट ने क्या किया है, गाइडलाइंस निर्धारित की हैं कि आप किन किन वजह से प्रॉपर्टीज को आप डिमोलिश कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या है, प्रोवाइडिंग अ पर्सनल नोटिस एंड टाइम फॉर अपील। लेकिन उसमें पहले आपको पर्सनल नोटिस और अपील करने का, मीन्स अपनी याचिका दायर करने, अपनी याचिका डालने का, अपनी रिक्वेस्ट को डालने का आपको जो भी पर्सन है उसको एक सही समय देना होगा। रूल्ड आउट करना मीन्स किसी बात को क्लियरली मेंशन करना। ये भी क्या और चीज क्या मेंशन की है, ऑफिशियल्स फाउंड टू बी इन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट। अगर कोई भी ऑफिशियल्स जो पाए जाते हैं, जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको आप वायलेट करते हो, उल्लंघन करते हो, तो अब जो वो ऑफिशियल्स हैं वो विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ द डिमोलिश्ड प्रॉपर्टी एट हिज और देयर पर्सनल कॉस्ट। यानी अगर आप जो कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप इसको वायलेट करते हो, अगर आप इसको उल्लंघन करते हो, तो उन्हीं ऑफिशियल्स को क्या करना होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो डिमोलिश्ड प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने खराब किया है, तोड़ा है, उसको वो अपनी पर्सनल कॉस्ट पर उसको या तो रिटर्न करें या उसका कंपनसेशन दें। इज इट क्लियर? आप देखेंगे बहुत बहुत अच्छी वाली लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया है। तो आई होप कि आपको ये वाली चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब आप एक काम करेंगे, आज ये वाला रीड करेंगे, फिर उसके बाद में अपने आप जो मैं आपको भेजूंगी उसको रीड करेंगे, और फिर से दिक्कत आती है तो एक बार दोबारा आके देख लेना, नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है ना। बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आगे देखें। The apex court's reiteration and defense of the basic principles of natural justice is welcome and necessary. Apex means supreme, highly। जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो रीइटिरेशन है, अब मार्क दिस वर्ड, ये मैंने वोकैबुलरी वाली आज की उसमें नहीं डाला था, बट मैंने पहले भी हमने क्या हुआ है। और रीइटिरेट करने का मतलब होता है किसी बात को दोहराना, उसको रिपीट करना। सो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी ही बात को दोबारा से दोहराया है, ठीक है, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं नेचुरल जस्टिस को लेकर, उस चीज के ऊपर में जो उन्होंने अपनी बात को बोला है, ये कैसी चीज है, एक जरूरत भी है और इसका स्वागत है, ठीक है। सो द एपेक्स कोर्ट्स रीइटिरेशन इन डिफेंस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो द एपेक्स कोर्ट रीइटिरेशन, ठीक है, in defense of the basic principle of natural justice is welcome and necessary. However, लेकिन for those, उन लोगों के लिए who have lost their home and businesses already, it is already too late. लेकिन जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपने घर और बिजनेस खो दिए हैं, उनके लिए तो ये ऑलरेडी काफी लेट है। कोर्ट ने क्या बोला है, इट्स डायरेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। जो कोर्ट ने जो आपकी डायरेक्शंस दी हैं, जो गाइडलाइन दी हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। कहां पर नहीं है? अगर वहां पर इफ देयर इज एनी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर इन एनी पब्लिक प्लेस सच एज रोड, स्ट्रीट, फुटपाथ, ठीक है, अबटिंग रेलवे लाइंस। तो अगर ये चीजों का है, जैसे कि अगर आपने कोर्ट ने क्या बोला है कि अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है किसी भी पब्लिक प्लेस पे, जैसे कि रोड पे, स्ट्रीट पे, फुटपाथ पे या रेलवे लाइन से सटा हुआ, वहां पर जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं वो वहां एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, ये जो कल्चर है वो शुरू कैसे हुआ, आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, फिर उसके बाद बीजेपी रूल्ड के बाकी जैसे स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर हुआ। उसके बाद में इवन जो कांग्रेस रूल्ड राजस्थान है वहां पे भी फॉलो होने लगा, ठीक है। और अब जो बुलडोजर है वो एक सिंबल बन गया है जस्टिस का। मोर ऑफन देन नॉट, अब हमने इसको क्या सीखा है, मोर ऑफन देन नॉट को हम क्या पढ़ेंगे, यूजुअली। मोर ऑफन देन नॉट का मतलब यूजुअली जो हाउसेज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्ट्रॉय की जा रही हैं, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो किन से बिलोंग करती हैं, वो लोगों से जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं या जो मार्जिन्स हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, यूजुअली हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड
जो आपकी जो हाउस और प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं वो किन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों से जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं या मार्जिन से हैं, ठीक है। फॉर द कोर्ट्स एलोक्वेंट डिफेंस ऑफ राइट्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स टू हैव सब्सटेंस इट मस्ट आपके परकोलेट टू एवरी जुडिशियल ऑफिसर इन द कंट्री। जो आपके कोर्ट ने एकदम क्लियर तरीके से जो अपनी बात को बोली है, ठीक है, डिफेंस ऑफ राइट्स एंड लीगल प्रिंसिपल, ये जो चीज है वो क्या हो जानी चाहिए, इट मस्ट स्प्रेड टू एवरी जुडिशियल ऑफिसर इन द कंट्री, कि जितने भी जुडिशियल ऑफिसर हैं कंट्री के उन तक ये बात एकदम क्लियर तरीके से पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज अप अगेंस्ट अ पॉलिटिकल लॉजिक दैट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वाइड स्प्रेड। अगर जो बात कोर्ट के द्वारा बोली गई है वो किसके अगेंस्ट है, पॉलिटिकल लॉजिक के। पॉलिटिकल लॉजिक कौन सा, जो और अब ज्यादा फैलता जा रहा है। कोर्ट ने और क्या बोला है रिसेंट ईयर्स में, और किस बात के ऊपर उन्होंने बोला है, जो हेट स्पीचेस हैं, जो मर्डर्स हैं, वो आपके जो सेमी विजिलेंट ग्रुप्स, विजिलेंट का मतलब होता है अवेयर होना, ठीक है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, अवेयर होना। जैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल में विजिलेंस होते हैं, विजिलेंस कौन होते हैं, जो नजर रखे हुए हैं, जो आपके स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं। तो और आपकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, किसके खिलाफ बोला था, आपके उन लोगों के खिलाफ जो लोग आपके हेट स्पीचेस दे रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन। अगर हम पहले देखें, ऑन द फॉर्मर मीन्स पहले, इन 2023, ये 23 है 2023 में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि वो अपना सुओ मोटो एक्शन लें, मतलब वो सेल्फ एक्शन लें, और वार्न किया था कि अगर नॉट अडहेर करना मीन्स फॉलो करना, कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट करना मतलब किसी का आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, उसको डिसओबे करना। 2023 में आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया था सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि वो सुओ मोटो एक्शंस लें, और उनको वार्न किया था कि अगर वो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी गाइडलाइंस को अडहेर नहीं करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या हुआ, कोर्ट को आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है। दैट वार्निंग सीम्स नॉट टू हैव हैड द डिजायर्ड इफेक्ट। लेकिन वो जो चेतावनी 2023 में जो आपके कोर्ट के द्वारा दी गई थी, लेकिन वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका जो डिजायरेबल इफेक्ट होना चाहिए था वो नहीं आया है, ठीक है। ऑन का आपने देखा होगा, ये भी एक आर्टिकल, ये भी जो चर्चा थी वो काओ विजिलेंस वाले को लेके काफी ज्यादा रही थी। इट इज डिबेटेबल, डिबेट की जा सकती है, मींस ये बात अभी अनक्लियर है, तभी तो उस पर डिबेट हो सकती है। वेदर जो मैसेज आपके कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसको सुना भी गया है, तो इस बात के ऊपर में भी डिबेट किया जा सकता है। आप देखेंगे आर्टिकल काफी अच्छा था, और ये चीज मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। आज मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आर्टिकल अपने आप रीड करने के लायक है। इट इज वर्थ रीडिंग, सो डू इट, एंड आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। एंड यहाँ तक आ गए हो, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो ये तो बहुत गलत बात है, सो प्लीज वो भी करते जाना। अपना ध्यान रखना। थैंक यू।